हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज यार हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी सर्कुलर मोशन विथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन ड्यूरिंग विच पूरे मोशन के दौरान जिसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। आज का जो टॉपिक है उसी से आगे है सर्कुलर मोशन का। इसमें आज हम सीखेंगे कि जब सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी करे, टेंजेंशियल स्पीड वेरी करे, तो उसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। आज थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। इसका यूजेज आपको इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म सब जगह आएगा। तो आज बिल्कुल एकदम पूरे अटेंटिव होके ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। जहाँ पे आपको ज़्यादा समझना हो, वीडियो पॉज करके भी आप अच्छे से समझ के देखिएगा। और समझने के बाद आई होप जब आप पूरी वीडियो अच्छी तरह देख लोगे, समझ लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर आगे सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स को डील करने में कोई ढंग की प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बोले, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। पिछले जितने भी क्लास में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसकी हम स्टडी इस तरह वाले करते हो। सर्कुलर मोशन देखते थे जहां पे मतलब कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन, ये हो गया सेंटर, ये हो गया आर रेडियस, हर जगह ये कहीं पे भी जाए, ये वी वेलोसिटी टेंजेंशियल, कहीं पे भी रहे पार्टिकल, वी वेलोसिटी टेंजेंशियल, ये वी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। वी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी जिस वजह से हमारा एक एक्सेलरेशन इस तरफ लगता था, बनता था v²/r रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बनता था? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये स्पीड के डायरेक्शन जो लगातार चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन बनता था। ठीक है, ये सब तो आप पिछले लेक्चर्स में देख के समझ ही गए होंगे अच्छे से। आज हम वैसे मोशन की बात करते हैं जब हमारा टेंजेंशियल स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये एक सर्कुलर मोशन है, इसका ये सेंटर है, ये आर रेडियस का सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो मान लो वेलोसिटी इसकी v1 है इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल। यहाँ पे अगर आ गया ये, तो फिर अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये v2 है, वैल्यू यहाँ पे आ गया तो ये अब टेंजेंशियल v3 है, यहाँ पे मतलब v4 है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है। तो अब कांस्टेंट नहीं है तो बहुत सारे बदलाव आ गए इसमें। अब इसमें क्या क्या बदलाव आ गया? पहले तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन बनता था, रेडियल एक्सेलरेशन AR, जो टुवर्ड सेंटर कहीं पे भी काम करता था। और पूरे मोशन में ये इसकी वैल्यू v²/r ही रहती थी क्योंकि v कांस्टेंट था। अब ना तो ये कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी की स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो रही है लगातार, तो मैग्नीट्यूड की भी वजह से, मैग्नीट्यूड के चेंजेस की वजह से भी एक एक्सेलरेशन बनेगा। तो अब देखते हैं इस केस में ना दो एक्सेलरेशन बनता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन कब कैसे बनता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब कैसे बनता है, ये समझते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बनता है? ये एक सर्कल है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये O है, इसका रेडियस R है, ठीक।
अब रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बनता था? वेलोसिटी के स्पीड के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। स्पीड, अब देखो स्पीड के डायरेक्शन में मान लो ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर हम बोलते हैं ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अब ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे डायरेक्शन ये है, ये मान लेते हैं v वेलोसिटी है, अब यहाँ पे सॉरी v1 है, v2 है, डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब क्या, अब इस इनिशियल डायरेक्शन और यहाँ तक पहुंचा तो डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ? तो क्या चेंज हुआ, हमारा डायरेक्शन यहाँ पे ये था, इसी को हम इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये इनिशियल ये था, अब यहाँ पहुंचने के बाद डायरेक्शन ये हो गया, यानी इतना ये डेल्टा वी बोल लो, dv बोल लो, डेल्टा वी बोलते हैं, ये डेल्टा वी चेंज हो गया, आगे बढ़ेगा, फिर इसमें चेंज होगा, फिर चेंज होगा। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं इसकी वजह से रेडियल एक्सेलरेशन बन रहा है, वो है टुवर्ड सेंटर v²/r। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता था तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती थी, और टुवर्ड सेंटर यहाँ पहुंच गया तो ये भी टुवर्ड सेंटर ar और वैल्यू यही रहती थी। इधर भी है तो टुवर्ड सेंटर ar जिसकी वैल्यू v²/r ही होती थी, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड भी लगातार बढ़ रहा है इसका, तो अब डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज होगा या कहीं कम चेंज होगा, कहीं ज़्यादा चेंज होगा। डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज होगा तो अब हम ये नहीं कह सकते, इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जहां वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो ये कांस्टेंट था। अब जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है वहां पे क्या वेलोसिटी है उसके बराबर रहेगा। यानी यहाँ पे मान लो v1 था तो ये ar हो जाएगा v1²/r, यहाँ पे है v2²/r, यहाँ पर अगर वेलोसिटी v3 है तो v3²/r। मतलब जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है वो हो गया ये, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? अब इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, v1 अलग है, v2 अलग है, तो ये सिंपल तो v2 - v1 बाय जो टाइम लगेगा डेल्टा t टाइम बोल देता है, मतलब नॉर्मल इसको बोल देते हैं हम लोग dv/dt। ये अब एक्सेलरेशन रहेगा। अब ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? रेडियल ही, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगा। तो अब ये दोनों एक्सेलरेशन जब हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा हो वेरिएबल स्पीड के साथ, तो ये दोनों एक्सेलरेशन जनरेट होगी। कौन सी? मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण ये, और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण ये। डायरेक्शन में चेंज होने के कारण रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगा और उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये क्या कैसे आया इसको आप पिछले लेक्चर में जाके समझ सकते हैं, अच्छे से बताया हुआ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब ये हुआ, इस पॉइंट पे क्या मैग्नीट्यूड है? v1 है, इस पॉइंट पे क्या मैग्नीट्यूड है? v2 है, और यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल dv/dt। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ये दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट होंगे इसमें। अब जब दो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमेशा प्रोड्यूस कौन करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। अब इसमें दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है। तो अब ये जो सर्कुलर मोशन था, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये कहीं डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, इन 4-5 पॉइंट पे पहुंचा है हमारा। तो इस पॉइंट पे भी एक एक्सेलरेशन इधर भी है dv/dt,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, टेंजेंशियल। और इसी पर एक रेडियल एक्सेलरेशन भी है। मान लो यहाँ पे वी ए बोलते हैं वेलोसिटी है, तो वी ए स्क्वायर बाय आर, आर इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट पे भी दो एक्सेलरेशन है, एक तो ये डी वी बाई डी टी टेंजेंशियली, दूसरा यहाँ पे अगर वेलोसिटी वी बी है तो अब वी बी का स्क्वायर बाय आर। ठीक, तो अब इस दो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए दो फोर्स भी लग रहा है। अब ये टेंजेंशियल फोर्स, एक फोर्स जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है वो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और एक फोर्स जो कि टेंजेंशियली लग रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये देखते हैं, ये टेंजेंशियल, उस फोर्स का तो आपको पता है, उस फोर्स के बारे में पता है जो रेडियल लग रहा है, कि जो भी चीज जिस वजह से बंद के सर्कुलर मोशन हो रहा है, देखते हैं। ये रहा अपना सर्कल, समझो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा रेडियस आर। तो हम ना अब टेंजेंशियली अब जो हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन की वेरिएबल स्पीड, तो टेंजेंशियल बाहर से फोर्स लाके नहीं लगाए हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा, जैसे हम हाथ से इसको घुमा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने वेट के कारण ही इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में घट या बढ़ रही है, वेट के, इसके सिंपल अपने वेट के कारण। ठीक है, अगर टेंजेंशियल हम फोर्स लगा देंगे ना तो वो भी सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन उसकी स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हमें वो फोर्स रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या रिस्ट्रिक्शन क्या है कि टेंजेंशियली हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। तो ये टेंजेंशियल कोई, अब जो अवेलेबल फोर्स है उसी का कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल काम करेगा, जिसकी वजह से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ पे इसका वेट लग रहा है mg, सपोज m मास अगर इसका है तो mg नीचे, ये सपोज अगर थीटा एंगल है, इसको भी आगे बढ़ा देंगे तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। इस mg का दो कंपोनेंट है, एक mg cos थीटा और टेंजेंशियली mg sin थीटा। तो अब इसी वेट का एक कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल मतलब जैसे हम सर्कुलर मोशन पहले हॉरिजॉन्टली कराते थे, अब वर्टिकली करा रहा है। अगर कुछ हाथ में पकड़ के इस तरह से घुमाए, या घड़ी वाला जो पेंडुलम होता है लटका दिए इसको, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है फिर जा रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट को कंप्लीट कर रहा है। ये एक पार्ट को कर रहा है जो पेंडुलम देखे होंगे, रोलर कोस्टर मेले वगैरह में देखे होंगे, जो बिल्कुल इस तरह से ऊपर नीचे घुमा रहा है। हम अब इस तरह के सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। इसको एक और नाम से भी बोल सकते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब ये जो सर्कल बन रहा है, मोशन का जो पाथ एक सर्कल बन रहा है, अब ये वर्टिकली है, वर्टिकल है, ऊपर नीचे। तो इसीलिए अब इसके मास, इसके वेट का एक कंपोनेंट टेंजेंशियली भी लगा यहाँ, जो कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि दो, और मान लो ये किसी सरफेस के कांटेक्ट में या ये रस्सी से झूल रहा है तो एक टेंशन T
हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, तो ये टेंशन टी और इसका वेट का ही जो दूसरा कंपोनेंट, ये दोनों इसके रेडियली काम कर रहा है, तो ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है रेडियल एक्सेलरेशन के लिए। क्या क्या? और टेंशन, इस एग्जांपल में टेंशन और वेट का, ऑब्जेक्ट के वेट का एक कंपोनेंट, और दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा इसका वेट का एक दूसरा कंपोनेंट, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है, तो वेट का ही अनदर कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। तो अब देखो क्या बोले कि फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इस तरफ का फोर्स इसमें v²/r वाला एक्सेलरेशन देगा रेडियल, और टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है, आगे देखेंगे कहाँ किस तरफ कैसे लगेगा, तो वो इसमें एक्सेलरेशन टेंजेंशियल दे रहा है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल होता है जब सर्कुलर मोशन हमारा वेरिएबल स्पीड के साथ हो। अब ये और इन दोनों को देने वाला फोर्स समझ में आ गया। एक्सटर्नल हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसमें, इसके अपने सिस्टम के अंदर के ही किसी फोर्स का कंपोनेंट इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें इस सब को कैलकुलेशन ना, मतलब सिंपली नहीं कर लेंगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं रहेगा वो। तो दो एक्सेलरेशन होता है इसमें, एक होता है डायरेक्शन, स्पीड के डायरेक्शन के चेंजेस के कारण, और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंजेस के कारण। ठीक है, अब इसका रोल एग्जाम्पल देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं कैसा कैसा हो सकता है। तो इसका भी बताया मैंने कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे अब ये कोई भी चीज रस्सी में बांध के, मान लो हम किसी एक पत्थर को, m मास के पत्थर को रस्सी में यहाँ उंगली में फिक्स करके अगर घुमाए तो थोड़ी देर बाद देखोगे ये एक सर्कुलर पाथ बना के घूमता है। सॉरी, ये सर्कल नहीं लग रहा, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ये O और जो रस्सी की लंबाई है हमारी, सपोज r ही बोलते हैं, ये r रेडियस का सर्कल बना के घूमना शुरू कर देगा। लेकिन अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्पीड कुछ अलग होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, मतलब हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है। तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन है। अब ऐसे फोर्सेस, ऐसे सर्कुलर मोशन की स्टडी कैसे करते हैं? सपोज ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमारा ये मूव करते हुए रस्सी से बी पॉइंट तक आ गया, सॉरी बी पॉइंट तक आ गया। बी पॉइंट पर mg डाउनवर्ड लग रहा है, थीटा एंगल बना लिया है, इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल बनाया। तो ऐसे केसेस में स्टडी कैसे करेंगे? अब देखो, ये भी थीटा एंगल हो गया, अभी बताया था ये mg cos थीटा, और इस स्ट्रिंग का टेंशन T लग रहा है टुवर्ड सेंटर, तो T माइनस mg cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर m इंटू v²/r रेडियल एक्सेलरेशन। इस फोर्स की वैल्यू क्या है? टुवर्ड सेंटर, T माइनस ये फोर्स टुवर्ड्स इसके सेंटर काम कर रहा है, तो ये फोर्स रेडियल एक्सेलरेशन करा दिया। फिर यहाँ पे इसका मान लो एक्सेलरेशन है dv/dt ही बोलते हैं, और इसका फोर्स कोई अलग क्या लग रहा है? अब टेंशन का कोई दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं इस पर, एक रस्सी का टेंशन, दूसरा इसका वेट। तो रस्सी का टेंशन तो 90 डिग्री पे है इससे, तो इसका कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, इसका आएगा। तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg sin थीटा।
mg cos थीटा के ठीक परपेंडिकुलर mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन बोल देते हैं dv बाय dt। माइनस क्यों डाला मैंने, समझो, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सलरेशन होता है, फोर्स का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये चीज इस तरफ आगे बढ़ रही है, इसका डायरेक्शन स्पीड का ये है, ठीक है। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा, बढ़ इस तरफ रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता जाएगा। इसीलिए ये अपने एक्सेलरेशन के इसको अपोजिट में हम एक्सेलरेशन माने हैं। फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए था, लेकिन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर एक्सेलरेशन लिए हैं तो माइनस साइन ले लिए। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक खास बात है, यहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कब यूज होता है और कब नहीं यूज होता है, समझते हैं इसको। वैसे फोर्सेस जो कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब कि उस फोर्सेस के द्वारा किया हुआ वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स के चलते कोई भी चीज इस तरह से यहाँ आ गया, तो वर्क डन क्या हुआ इसका, ये हाइट वर्क डन होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स mg इनटू हाइट। ये तो ये पाथ से इसको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ही सारे अप्लाई हो रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अगर फ्रिक्शन काम कर रहा हो तो फ्रिक्शन के कारण कहीं पे हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। अब हम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में हीट एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो वैसे केसेस में हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते प्रॉब्लम में। एयर रेसिस्टेंस को चलो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, तो उसका कोई खास असर नहीं हो रहा, और ये इसमें कहीं पे तुम्हारा सब कुछ स्मूथ मान रहे हैं। इसमें ऐसे तो ये रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन रस्सी से लटका हुआ है इसलिए हम इसमें कहीं पे हमारा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहा। तो कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि फोर्सेस वैसे फोर्सेस हों जिनका कंजर्वेटिव फोर्सेस हों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो, इलास्टिक स्प्रिंग वाला फोर्स, हुक्स लॉ पढ़ाएंगे कभी, अगर कुछ जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बढ़िया। हुक्स लॉ इलास्टिक स्प्रिंग के लिए यूज होता है, हुक्स लॉ ये बताएंगे। हुक्स लॉ वैसे फोर्स हो गया। कुलम्ब्स लॉ मतलब अगर स्टैटिक चार्जेस रखे हुए हैं उसके कारण जो फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन हुआ, एयर रेसिस्टेंस हुआ, वो काम नहीं कर रहा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल तभी यूज करते हैं जब फोर्सेस सारे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, प्लस कोई अगर एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, अगर उसका वर्क डन जीरो है, उसके द्वारा इस पूरे सिस्टम में किया हुआ काम का कोई मतलब नहीं है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो इस पूरे सिस्टम में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो अब देखो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक टेंशन है टी, लेकिन टी मोशन के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। टी जो है ये टेंशन फोर्स, जो इस रस्सी में टेंशन है टी, ये हमेशा मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही लग रहा है। मोशन का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली है और ये तो रेडियली लगने वाला फोर्स है, तो इसके द्वारा किया हुआ वर्क डन 0 है। तो पूरा कंडीशन हमें अलाउ कर रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जब तक फ्रिक्शन विक्शन टाइप की चीजें अप्लाई ना हो। तो चलो इसका यूज करते हैं। तो हमने 2 इक्वेशन तो न्यूटन्स लॉ का यूज करके बनाया। अब एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस पूरे मोशन में कहीं भी 2 पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट होगी, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे होगा वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh जानते होगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पता होगा। नहीं पता होगा, एनर्जी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी पता पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो ये इनका सम हर जगह सेम होगा इस सिस्टम। तो अब इसको भी यूज कर लेते हैं। तो तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारा जाके यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, 2 इक्वेशन आ गया, अब तीसरा चीज समझते हैं इसमें, एक अच्छी चीज। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले लिया हम किसका, एक रस्सी में इनएक्सटेंसिबल ये रस्सी है जो यहाँ बंधा हुआ है, और यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट इससे लटका हुआ है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B पे आ गया, ये पॉइंट A से पॉइंट B पे आ गया। तो 2 इक्वेशन हमने क्या निकाला, ये स्ट्रिंग में टेंशन, इसका डायग्राम, फोर्स का डायग्राम कह देते हैं। ये रहा mg, और mg का 2 कंपोनेंट काम कर रहा है यहाँ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा फोर्स हो गया यहाँ। और इसके एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, वेल, अब इसके मोमेंट का भी इधर ही डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो पहला इक्वेशन हमें रेडियल फोर्सेस कैलकुलेट करके आया, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r। यहाँ पे वेलोसिटी v मान लेते हैं, v, ठीक। दूसरा ये हो गया रेडियली, रेडियस के तरफ। अब आते हैं टेंजेंशियली, टेंजेंट की तरफ, mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्सलरेशन dv/dt। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और अब कहे एक इक्वेशन निकालते हैं हम लोग इससे, ये एनर्जी कंजर्वेशन से। अब यहाँ पे मान लो स्पीड है u, ठीक, और यहाँ पे v है। अब हम कहीं पे भी, अब इस सिस्टम में ना तुम्हें एक चीज माननी पड़ेगी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पे है, उसी को रेफरेंस मान के सारी एनर्जी कैलकुलेट होती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में कि तुम कहीं भी मानो। हम पोटेंशियल एनर्जी अगर लोअर पॉइंट पे मान लेते हैं कि P पोटेंशियल एनर्जी 0 है, निकाल के दिखा देता हूँ। एक बार इस हाइट पे मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
ये केस 2 इस देख लेंगे, ये केस 1 एक बार टॉप पे भी देख लेंगे। अभी देखते हैं इन दोनों, एक बार हम इससे निकालेंगे मान के, एक बार इससे निकालेंगे मान के, दोनों सेम आएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ हम जीरो, कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो। अगर आपने इक्वेशन सही से लगाया है, समझ डेवलप कर ली है, तो गलती नहीं होगी। देखते हैं कैसे होगा। हम पहले मानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², ये हो गई ए पॉइंट पे एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी जहां पहुंचा है वहां पे क्या होगा। अब देखो ये निकालना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इतनी हाइट तक अब वो उठ गया इससे, ये हाइट h मान लेते हैं, h हाइट तक ऊपर चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P हो गया mgh। पोटेंशियल एनर्जी लेवल जो जीरो है उससे अगर नीचे गया है चीज तो वो माइनस में काउंट होगा, उससे अगर ऊपर गया है तो प्लस में काउंट होगा। तो mgh एनर्जी हो गई, h ये हाइट है, इसको निकालेंगे अभी, प्लस वहां पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। अब ये h कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा पता है हमें, r रेडियस का सर्कल है, ठीक है। अगर ये निकाल के r में माइनस कर दें तो h हमें मिल जाएगा, पूरा r है, इतना निकाल के इसमें माइनस कर दें, टोटल में r में ये माइनस कर दें तो h मिल जाएगा। कैसे करेंगे, ये भी r है और हमें ये निकालना है, cos थीटा यूज करना है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं कुछ भी x, अभी x बाय r, ये इस ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, ये r ये x, ठीक है। तो x आ गया हमारा r cos थीटा, ठीक। और हमें ये हाइट चाहिए, अब r में इसको माइनस कर देता हूँ, तो r माइनस r cos थीटा, ये हो गई ये हमारी h हाइट, ये वैल्यू डाल दो h में, तो m g h की जगह डाल देते हैं, r कॉमन कर लें, 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mv²। अब एनर्जी जो ए पॉइंट पे और एनर्जी एट बी पॉइंट पे, ये दोनों इक्वल होगा मैकेनिकल एनर्जी, तो ये इक्वल टू ये, यानी हाफ mu² इज इक्वल टू mgr 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mv²। m कैंसिल कर दो, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको, v² निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके 2 हटा देते हैं सबसे, यानी v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन थर्ड ले लो। इन 3 इक्वेशन से हम पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने इस पॉइंट पे निकाल लिया, जिस भी पॉइंट पे हमें निकालना है तो इसको निकाल के इक्वल कर सकता है, ठीक है। ये एक बार में हमने निकाला, ये आया इक्वेशन, अभी हम इस पॉइंट से निकाला था, एक बार इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के देख लेते हैं। बस इसका आंसर रहने दो, बाकी को मैं हटाता हूं, अब वहां से कैलकुलेट करते हैं। मान लो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक। अब ये एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, आर हाइट नीचे है ये, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस mgr, ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। अब बी पार्टिकल पे ये कितना नीचे है, यहां से x नीचे है, x निकाले थे ना यहाँ, x r cos थीटा,
यानी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, mg। इस पॉइंट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा है, इस हाइट से x नीचे है, x हम यहाँ निकाल चुके हैं, r cos थीटा है, mg r cos थीटा माइनस में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लेवल से जहां पर मैंने जीरो माना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, उससे नीचे। अब ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ v वेलोसिटी है, हाफ m v स्क्वायर। अब ये और ये इक्वल है, ठीक। तो इसको मैं लिखूं यहाँ पे माइनस एम जी आर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, एम 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 हटा दो। अब क्या आया इधर, टू भी हटा तो माइनस टू जी आर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी आर कॉस थीटा प्लस भी स्क्वायर। ठीक, अब इससे भी स्क्वायर निकालते हैं तो इस टर्म को इधर ले जाएं, तो यू स्क्वायर प्लस टू जी आर कॉस थीटा, ये वाला इधर आगे प्लस हो गया, माइनस टू जी आर, तो भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी आर कॉमन कर लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन, सॉरी माइनस टू जी आर, देखो इक्वल है दोनों एक ही चीज, माइनस टू जी आर अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा वन, और इससे माइनस टू जी आर कॉमन कर लिए तो माइनस कॉस थीटा। देखो ये और ये सेम है, तो इससे क्या, कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे तो हम लोग अगर प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो हमारा तीन इक्वेशन बना, इस पूरे का एक, दो और तीसरा वेलोसिटी का रिलेशन बना इससे। इन तीन को ही यूज करके हम पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं। अब इसका कुछ कुछ स्पेशल चीजें देखते हैं, क्या क्या इसमें खूबियां हैं। अब सबसे पहले देखते हैं किस किस तरह का सर्कुलर मोशन हो सकता है। चलिए, पहला सर्कुलर मोशन देख लिया हमने, जो अभी कि स्ट्रिंग प्लस बॉब मिला के अगर रस्सी बांध के कुछ लटका के इसको गोल घुमाते हैं तो एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, स्टडी कैसे करनी है देख लिए, हर पॉइंट पे इसकी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा कि कोई बीड मतलब छोटा सा दाना, कोई एक सर्कुलर वायर ले लेते हैं हम लोग, उसके अंदर एक मोती पिरा देते हैं, अब ये भी सर्कुलर मोशन कर सकता है। अब इसमें तो देखो, अब इसमें क्या होगा, ये इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे, इसी दो पॉइंट की स्टडी करते हैं, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अंदर मोती इस वायर के अंदर है तो एक कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़े हो, बताए भी हैं लेक्चर में, जो कांटेक्ट सरफेस ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे वेट mg लगेगा। यही थीटा एंगल कवर करते हुए जब यहाँ आ जाएगा तब भी नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, वेट इस तरफ लगेगा। ठीक है, अब जो काम यहाँ पर टेंशन करता था वो काम अब हमारा नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। बीड को अगर हम लोग वायर में डाल के कराए तो सर्कुलर वायर में डाल के अगर देखें तो ये भी सर्कुलर मोशन, और सेम सबकी स्टडी हम वैसे ही कर सकते हैं। और क्या होगा, लाइट रॉड ले लें आप, लाइट मतलब जिसका वजन नेग्लिजिबल हो, हम इसके वेट को इग्नोर कर सकते हैं। ये इस तरह का कोई लकड़ी या कुछ रॉड ले लें जिसका वजन नहीं है, और लास्ट में एक वेट डाल दें, इस पॉइंट पे फिक्स कर दें, फिर भी ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो लाइट रेड प्लस बॉब, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा। और क्या सब केसेस हो सकते हैं,
चौथा बन सकता है अगर आपका ये कोई एक स्फीयर है, कोई गोला है, ठीक, स्फीयर के अंदर हमने एक बॉल डाल दी, ये अब ये इस स्फीयर के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा हो, उसकी भी स्टडी ऐसे ही कर सकते हैं। यह नॉर्मल रिएक्शन आर और वेट mg, यही दोनों फोर्स है रेस्पॉन्सिबल। कहीं पे भी इस पॉइंट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, वेट इस तरफ, mg इस तरफ। यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, वेट इस तरफ। यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन आर इस तरफ, वेट mg इस तरफ। टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है तो फिर भी अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आर इस तरफ और वेट भी इसका इसी तरफ mg। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। तो बॉल इनसाइड अ सर्कुलर पाथ बोलते हैं। और क्या हो सकता है सर्कुलर मोशन? ये एक सर्कुलर मोशन ऐसा भी हो सकता है भाई, ये देखो, ये एक स्फीयर है, इसके बाहर अगर हम कोई बॉल रख दिया तो ये नीचे आना शुरू करेगा। कहीं पे भी इसका कांटेक्ट भले ही से छूट जाए, कांटेक्ट इधर भी छूट सकता है, लेकिन ये अपर पार्ट में एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसको भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग above एंड मूविंग ओवर स्फीयर, गोले के ऊपर। इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? अब इसमें मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भले ही कंप्लीट नहीं करेगा, कारण ये बताते हैं। अब इसमें दो चीज लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो बाहर की तरफ लग रहा है क्योंकि ये सरफेस से कांटेक्ट है और ये सरफेस ठीक परपेंडिकुलर लगाएगा। वेट इसका mg बोलो w इस तरफ लग रहा है और ये एक एंगल मान लो यहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी थीटा, तो इसका mg cos थीटा और mg sin थीटा कंपोनेंट, ये mg cos थीटा टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है तो इस पे ये रहेगा। ये कब तक रहेगा? अब जैसे ही कुछ आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता गया, ये सर्कुलर मोशन छोड़ सकता है। छोड़ेगा कब? जब हमारा सर्कुलर मोशन तभी कंप्लीट नहीं होगा जब टुवर्ड सेंटर कोई फोर्स ना हो। अब ये अगर यहाँ पहुँच गया, mg नीचे लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा है और कोई फोर्स ही नहीं है इस तरफ, हालांकि ये थोड़ा और पहले ही हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स का मतलब mg का कंपोनेंट इतना एबल नहीं रह पाएगा कि इसको सर्कुलर पाथ में रखे, तो ये इस पाथ को छोड़ देगा। तो ऐसा भी सर्कुलर, ये भी एक सर्कुलर मोशन, यहाँ जब तक ये इस पे रहेगा सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये 3 4 5 तरह का सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये 4 5 बताने का मेरा कारण है, इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, समझते हैं। अब इन सारे मोशंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उन दोनों की स्टडी करेंगे। अब किन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? पहली कैटेगरी होगी रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन, दूसरी कैटेगरी होगी अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन। अब रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन क्या है? वैसा मोशन, इन सब में वैसा मोशन जो कि अगर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में ही करेगा, नहीं तो मोशन नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकता है। कैसे? कौन कौन ऐसा है जो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ सकता है? स्ट्रिंग प्लस बॉब। अब स्ट्रिंग प्लस बॉब में देखो, ये रस्सी में बंधा हुआ है, अगर ऊपर गया, हो सकता है कुछ ऊपर जाने के बाद यहाँ ये टेंशन या फोर्स का कंपोनेंट इतना कैपेबल नहीं है कि इसको सर्कुलर पाथ में रख सके, तो रस्सी पड़ जाए ढीली,
तो भैया ये सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, ये इस तरह से गिर जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में आ जाएगा। देखेंगे, इन सब की स्टडी करेंगे। यानी ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि अब मोशन किया तो ये प्रोजेक्टाइल में भी जा सकता है, सर्कुलर मोशन भी कर सकता है। तो इसको हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन बोलेंगे कि जरूरी ये अगर जब भी मोशन करे तो सर्कुलर ही करे, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड, UNR लिखते हैं शॉर्ट टर्म, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन। बीड प्लस वायर, इसमें क्या था केस? इसमें था कि हमारा वायर में अगर हम मोती डाल के घुमा रहे हैं, अब ये रुका रहेगा तब तो रेस्ट में कोई बात नहीं, नीचे मान लो यहाँ रेस्ट पे है, लेकिन थोड़ा भी अगर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन ही करेगा, और ये सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता है? ये ऑलरेडी वायर में फंसा पड़ा है कि जब भी करेगा तो सर्कुलर मोशन ही करेगा, इसको छोड़ के निकल नहीं सकता। तो ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन। फिर वैसे ही अगर रॉड है, रॉड भी मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, छोड़ के नहीं निकल सकता, ये भी रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन कह रहे हैं कि बॉल इनसाइड अ सर्कुलर पाथ। मान लो ये एक कोई पाइप देखे होंगे जो नदी नाले में मोटा मोटा या सीवर वाला पाइप देखता है, सामने से देखो ऐसा दिखता है, उसमें कुछ अगर बॉल वॉल रख के घुमा दिए तो अब ये है, मान लो यहाँ पहुंचा, उसके बाद इसमें इतनी जान नहीं बची है कि आगे जा सके, तो यहाँ से गिर जाएगा। तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन नहीं है। फिर देखे थे कुछ स्फीयर के ऊपर, ये तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन नहीं है, थोड़ा आगे आने के बाद इसको छोड़िए देगा वो, तो ये भी अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन है, ये भी अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन है। तो अब हम पूरे सर्कुलर मोशन को इस दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे अच्छे से, उस पर ये समझना, क्वेश्चन जब भी आप इसका सॉल्व करोगे, ये रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन है या अनरिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन, और उसी हिसाब से इक्वेशंस ड्रॉ करना और उसी हिसाब से क्वेश्चन को टैकल करना। ठीक, अब इससे अब रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन में क्या सब हो सकता है और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन में क्या सब हो सकता है उसको देखते हैं। मैंने अभी पहली बात करी रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन की, उसी को देखते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन, वही मोती और वायर वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये वायर है, इसके अंदर ये मोती पिराया हुआ है, ये O है इसका रेडियस, सॉरी सेंटर, ये R रेडियस है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी? पहला पॉसिबिलिटी है कि ये घूमते घूमते अपना सर्कुलर पाथ पूरा फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। मतलब यहां से गया और यहां से ये पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन है, छोड़ भी इसलिए भी नहीं सकता, ये वायर के अंदर डाला हुआ है। तो सर्कुलर मोशन या तो कंप्लीट करेगा, या हो सकता है कि कंप्लीट, और ये केस 1 हो गया, और सेकंड केस देखते हैं, ये कंप्लीट ना करे, ये यहां तक पहुंचा, यहां से फिर वापस आ गया, फिर यहां तक पहुंच गया, फिर वापस यहां तक गया, फिर गया, सर्किल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्कुलर मोशन के पोर्शन को कर पा रहा है। या ये हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो कंप्लीट करेगा या बीच से कहीं घूमना शुरू कर देगा। तो उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेट करने लगेगा इधर इधर, ऑसिलेशन करेगा बिलो हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट इसका ये है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है A, हाईएस्ट
ये पकड़ लो एक पॉइंट बी, ये पकड़ लो पॉइंट सी, सी हाईएस्ट पॉइंट है। अगर सी क्रॉस कर गया तब तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा ये। और अगर कम सी तक नहीं पहुंच पाया तो अब ये ऑसिलेट करेगा। यही दो केसेस हो सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन में। या था रॉड, रॉड भी ले लो, यहां तक पहुंच गया तो कंप्लीट करेगा ना, यहीं से फिर वापस लौट गया तो इधर घूमेगा ऐसे। तो अब दोनों, अब जब सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का इसका देखते हैं कहानी क्या सब होती है, फिर ये भी देखेंगे अगर कंप्लीट ना करे तो क्या सब होता है। तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए सोचो क्या होना चाहिए। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो थोड़ा सा भी अगर जीरो से हल्का सा भी बड़ा है तो ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर जीरो से बड़ा है तो कंप्लीट कर लेगा। अब इसी को देखते हैं। मान लेते हैं कि हम सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये कहीं भी मान लो तो बताएं, कहीं भी यहाँ पे मान लो, चलो छोड़ो यहाँ मत मान लो, यहाँ ही मानो सबसे नीचे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक, और ए पॉइंट पे इसको यू स्पीड से फेंके। अब हम क्या करें कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करें, तो वो समझना है। अगर नीचे इसका u स्पीड है यहाँ पे, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए भी थोड़ा सा भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाओ पॉइंट ए और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे एनर्जी कंजर्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu²। ठीक, और टॉप पे और सी पॉइंट पे क्या है, r प्लस r, 2r हाइट पे है, यानी mg इंटू 2r पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस बिड की जिसका मास m है यहाँ पे। और वहाँ पे मान लो ये काइनेटिक एनर्जी v² है। ठीक, ठीक है, तो इससे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हमारा केस क्या बनना चाहिए, अब हमसे अगर पूछा गया कि मिनिमम क्या स्पीड रखी जाए कि ये इस सर्कल को पूरा कर ले, इन दोनों का यूज करके हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब मेरे से पूछा गया कि u स्पीड से अगर फेंके तो यहाँ पे सर्किल कंप्लीट कर ले, ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले, तो u कितना होना चाहिए। तो अब पहले जनरल इक्वेशन निकालते हैं। मान लो यहाँ पे है कहीं, ठीक, यहाँ पे है कहीं, तो यहाँ पे एनर्जी निकाल लो। थीटा एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, अच्छा से बताता हूँ। ये सर्कुलर मोशन है इसका, ठीक, ये बिड है m मास का, ये a पोजीशन पे है, ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है, ये r रेडियस पे है। और मान लो यहाँ से ये b पोजीशन पे आ गया, b पोजीशन पे r, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं, mg इधर, मान लो ये थीटा एंगल बनाया, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये भी mg cos थीटा, ये सब तो बता भी चुके। अब इसका टुवर्ड सेंटर फोर्स क्या है, r माइनस mg cos थीटा, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी u है इस तरह, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है, तो mv² बाय r, r रेडियस है सर्कल का। दूसरा, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगी, mg साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस m dv/dt। ठीक, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लो जीरो,
और अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, निकाले भी थे, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, तो पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ mu², और बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये ना ये आर कॉस थीटा, यानी mg r माइनस आर कॉस थीटा प्लस mv²। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, हाफ mu² इज इक्वल टू mg r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ mv², m यानी v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भी 0 से, ये थीटा एंगल है, टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा का आप लोग को ग्राफ याद होगा, कॉस थीटा ऐसा होता है, टॉप में 1, बॉटम में -1, 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, सॉरी 270 पे -1, 180 पे 0। ठीक है, अब ये हमारा 0 हो गया, यानी ये 0 हो गया, यानी क्या बचा, u² माइनस 2gr। अब ये क्या है, v ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ये पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी u² ग्रेटर देन 2gr हो, u ग्रेटर देन √2gr हो, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी √2gr है, ठीक, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी √2gr है तो ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, केस 1 देख लिए कि जब वो कंप्लीट करे सर्कल। सेकेंड केस क्या हो सकता है, ये सर्कल कंप्लीट ना करे, कहीं बीच में से ही लौट के आना जाना शुरू कर दे, लौट के ऑसिलेट करना शुरू कर दे, ये ऑसिलेट करना शुरू कर दे। तो जिस पॉइंट पे है वहाँ पे, मान लो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी u है, यहाँ पे v इक्वल टू 0 कहीं इन बिटवीन ले लिए, या हो सकता है इस लाइन से नीचे ही इसका भी 0 हो जाए फाइनल, तो लौट जाएगा, यहीं से ये मोशन शुरू हो जाएगा। तो जिस भी पॉइंट पे है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फोर्सेस को इसके ड्रॉ करके और कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो चाहे वो निकाल सकता है। देख लो ना, क्या इक्वेशन आया था, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अगर ये भी 0 हो जाए
बीच में अगर कहीं छूट गया तो एग्जैक्टली जीरो हो जाए, यानी यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यू स्क्वायर बाय 2gr इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 2gr। ये थीटा, ये जो वैल्यू आएगी इस थीटा एंगल पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यही रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन में यही दो केसेस हो सकते हैं। टॉप पे भी ग्रेटर देन जीरो चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, इन बिटवीन कहीं जहां पे भी रुक रहा हो तो इसको यूज करके निकाल सकते हैं। और फोर्स का डायग्राम खींच के जिस भी पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट अगर आपको पता है, पता ही होना करना पड़ेगा एग्जैक्टली है कहाँ पे, फोर्स का और कंजर्वेशन प्रिंसिपल का और दिए हुए कंडीशन का यूज करके आप इसका स्टडी आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन। अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन, इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं अब ले लेते हैं। इसमें हम रस्सी वाला एग्जांपल, रस्सी से लटका हुआ है ये, तो पहला बन सकता है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, ठीक। अब उसके लिए कंडीशन क्या बनती है बताते हैं, कंडीशन क्या बनेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, इस लेवल से अपने सेंटर के नीचे ये ऑसिलेट करे, मतलब यहीं पे कहीं पे भी जीरो हो गया तो फिर इधर जाना शुरू करेगा, इधर वहीं पे फिर भी जीरो, इसका फाइनल वैल्यू यहाँ पे भी अगर जीरो हुआ तो फिर इधर जाना शुरू करेगा। ये मोशन हो सकता है ऑसिलेट बिलो इट्स सेंटर, ऑसिलेट बिलो इट्स सेंटर, ऑसिलेट सेंटर के बिलो ही करेगा ये, उसके ऊपर नहीं। वहां पे था कि यहाँ रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन में यहाँ से भी यहाँ तक आ जा सकता था, क्योंकि पाथ बंधा हुआ है, वो मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन ही करेगा रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन में। लेकिन यहाँ पे ये ऑसिलेशन अगर इसमें है तो ये सेंटर से नीचे ही रहेगा, क्योंकि सेंटर से ऊपर बढ़ा और यहाँ कहीं पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, या वेलोसिटी छोड़ो, वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, कहीं पे जाके इतना फोर्स नहीं बचा इस डायरेक्शन में कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, तो ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। छोड़ने पे ये यही है तीसरा केस इसका, लीव सर्कुलर पाथ। ये कब होगा, एबव ओ, सेंटर वाले लाइन के ऊपर, और हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो, ए दे देते हैं इसको, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, ये डी, बिलो डी, डी तक चला गया तब तो सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट करेगा ये भी। अगर डी पे टेंशन इसका स्ट्रिंग में ये रहा, अब ये सर्कुलर पाथ कब छोड़ देगा, जब ये स्ट्रिंग जिससे बंधा हुआ है ढीली हो जाएगी। अगर यहाँ कहीं जाने के बाद इसमें टेंशन इतना बचा नहीं, या वेट का इतना कंपोनेंट जो लग रहा है इस तरफ, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है भी, उसके द्वारा जो रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r पैदा हो रहा है, इस एक्सेलरेशन को मेंटेन रखने लायक अगर स्ट्रिंग तो में ना टेंशन बचा क्योंकि ये स्लैक हो गया, और फोर इसके वेट mg के कारण भी अगर कोई कंपोनेंट इधर लग रहा है उसमें भी इतनी क्षमता नहीं बची कि इसका रेडियल एक्सेलरेशन
को मेंटेन रख पाए तो ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। अब सर्कुलर पाथ छोड़ देगा तो कैसे चलेगा, ये सर्कुलर पाथ छोड़ के ऐसे हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, मतलब अपने वेट के कारण अब मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, लेकिन टेंजेंशियली इससे इस तरह निकलेगा। ठीक है, ये मान लो इस तरफ इसकी भी वेलोसिटी यहाँ है, तो भी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम करेगा। कब तक, जब तक फिर से यहाँ कहीं पहुंचने के बाद इसका स्ट्रिंग टाइट ना हो जाए। तो ये सर्कुलर मोशन सीज करेगा, तो सर्कुलर मोशन इसका हमेशा सीज करेगा इस ओ लाइन, सेंटर वाले लाइन के ऊपर और हाईएस्ट पॉइंट के नीचे, इस यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में। इधर से जाने में, अगर इधर से इधर जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसके बीच में ही ये अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसमें ये 3 केसेस हो सकते हैं। ये ऑसिलेट हमेशा ओ के नीचे करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका सारा डेरिवेशन क्या आप लोग भी निकाल सकते हो, अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। एक दिन में बता दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक आप रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन सीखे उसको कीजिए, और कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अनरेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। एक ही दिन में बता दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये पार्ट आप सर्कुलर मोशन का कंप्लीट कर लिए तो आई थिंक आपको सर्कुलर मोशन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के आगे के वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।